हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू कराने वाली हूँ पॉलिटिकल साइंस की। जो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट से हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स क्लास। और अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरी सॉरी मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस मिलेगी, जो मैं यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली कंप्लीट कराती हूँ। साथ ही साथ अदर स्टेट के भी जो एग्ज़ाम होते हैं उनके क्वेश्चन कराती हूँ, ताकि आपको आगे एग्ज़ाम में हेल्प करे। तो अभी मैंने एमपी पीसीएस के जो असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ था, जो ऑफिशियल आंसर की आई थी, उसका सॉल्यूशन करा रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे जाके देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखो, प्रकृति का सिद्धांत आकृति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म और गुफाओं का रूपक, एलेगरी ऑफ केव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये काफ़ी मतलब बहुत ही आसानी क्वेश्चन कहेंगे। ये प्लेटो का है, सबको को पता होगा। सॉरी। आगे है, अर्थशास्त्र को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो अर्थशास्त्र को हम नीति शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, थर्ड क्वेश्चन। वंदना शिवा निम्नलिखित में से किस रूप में जानी जाती है? तो वंदना शिवा हमारी पर्यावरणीय हितैषी नारीवादी इको फेमिनिस्ट के नाम से जाने, मतलब इको फेमिनिस्ट है ये। ठीक है। वंदना शिवा देहरादून स्थित रिचर्ड फाउंडेशन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्स पॉलिसी की निदेशक है। यह संस्था वनों, जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण संबंधी मामलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का कार्य करती है। ठीक है। 1987 में वंदना शिवा ने अपने एनजीओ नवदान ने, हो सकता है नेक्स्ट टाइम नवदान पूछ ले किस किनका है, मतलब किस कौन थिंक, मतलब कौन से इनसे जुड़े हुए हैं नवदान से। तो ऐसे इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इस संस्था ने भारत के 22 राज्यों 122 बीज बैंकों की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो, सुनीता नारायण, अनुमिता रॉय चौधरी, सुमायरा अब्दुल अली एवं कृति कांत जैसी महिलाएं भी नारीवादी पर्यावरणीय कार्य करती हैं, मतलब वो भी नारीवादी पर्यावरणीय है। अगला है, निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से किसका उल्लेख रूजवेल्ट ने नहीं किया? ठीक है। तो उन्होंने शोषण के विरुद्ध का नहीं किया, चार उन्होंने किया। तो उसमें से वाक स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है, भय से स्वतंत्रता है, एक और है आपका गरीबी से स्वतंत्रता है। रूजवेल्ट ने 1941 में अमेरिकी कांग्रेस में दिए गए भाषण में उक्त स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया था। अब ये कब किया था ये भी पूछा जा सकता है, तो आप चार याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्वेच्छातंत्रवाद का समर्थक नहीं है? तो ये आपके रॉबर्ट डहल ने, ये बहुतंत्रवादी है। बाकी रॉबर्ट नॉजिक है, मिल्टन फ्रीडमैन है, एफ ए हैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं फटाफट आंसर ही बताते जाऊंगी, ताकि 100 क्वेश्चन मुझे कराना है तो जल्दी से हो पाए, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है। नारीवादियों के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम उत्पादक कौन है? तो ये है बी एस टर्नर है, नारीवादी में बहुलवादी सिद्धांतों का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरणात्मक न्याय मुक्त सम्मान एवं संपदा के वितरण से संबंधित है। तो ये कथन किसका है? तो ये ऑप्शन बी ही होगा, अरिस्टोटल होंगे। ठीक है, विवरणात्मक न्याय ऑप्शन बी है, अरिस्टोटल। ठीक है, विवरणात्मक न्याय। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद की निंदा की? तो रॉल्स ने की थी। नाइन्थ, निम्नलिखित में से कौन सा मैरी वॉस्टनक्राफ्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक का पूरा शीर्षक है? तो ये है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विथ रिस्ट्रक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्शन। ठीक है। ये आगे है,
किसने कहा था प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा अनुरक्षित अधिकारों के लिए जाना जाता है? ये काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, काफी बार यूपी टीजीटी पीजीटी में तो कई बार आया हुआ ये क्वेश्चन है। लास्की ने कहा था ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए में था ना लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटनाओं ने पेरियार को नास्तिक बनाया? तो ये काशी तीर्थ यात्रा की घटना ने उनको नास्तिक बनाया। आगे है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला? तो 1999 में, 1999 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ष रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरुद्ध नाइटहुड की उपाधि को जब तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उससे उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। निम्नलिखित में कौन सा कवि से संबंधित नहीं है? तो आंसर में ये बेगमपुरा दिया था, ऑप्शन भारत ने किस वर्ष स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया है? तो ये आपका 1984। एस्केप ऑफ फ्रीडम किनकी बुक है? एरिक फॉर्म की बुक है। एरिक फॉर्म की एस्केप ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, है ना। क्वेश्चन नंबर 17, पुस्तक नेशन एंड नेशनलिज्म किसकी बुक है? तो अर्नेस्ट गैलन की है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? ठीक है, यानी 3 सही है, 1 सही नहीं है। राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, बिल्कुल सही है। राज्य एक विधिक संकल्पना, ठीक बात है। राष्ट्रवाद राष्ट्र की विशेषता है, ठीक है। राष्ट्र एवं राज्य सह विस्तारी को टर्मिनल है, तो यही सही नहीं होगा, बाकी ये तीनों सही है, ठीक है। पूछा जा रहा है, देखो कुछ तो क्वेश्चन खुद ही मतलब आंसर पता चल जाता है कि बिल्कुल डिफरेंट जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, काफ़ी ही इजी क्वेश्चन है, हंटिंगटन की ये फेमस बुक है। ये आपका जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट का 2019 का है। तो आगामी एग्जाम आप देना चाह रहे हो कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का या किसी भी स्टेट का पीजीटी, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये कई बार मैंने अपने क्लास में कराया रखा है, ये लूसियन पाई की बुक है। G.A. आलमंड के अनुसार सजातीय सांस्कृतिक अपेक्षाकृत किस में पाई जाती है? तो ये विकसित देशों में पाई। और अभी जो यूजीसी नेट का एग्जाम जो 18 जून को हुआ था वो कैंसिल हुआ, उसका भी सॉल्यूशन मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और जो 4 सितंबर को हुआ था उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हो। निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दलों का नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देना कि नहीं पूछ रहा है या हाँ पूछा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मतलब एक्साइटमेंट में ये सारे क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा जा रहा ना। तो देखो, सामाजिकरण एवं भर्ती क्या है? राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है, पूछा जा रहा है। हितों की अभिवृद्धि, हितों का समूह, नियम अधिनिर्णय, तो नियम अधिनिर्णय संसद में जाके होता है ना, ये राजनीतिक दल का कार्य नहीं। राजनीतिक दल स्टार्टिंग में करते हैं, जैसे समाजीकरण करते हैं, भर्ती करते हैं, मतलब अपने सदस्यों को सम्मिलित करते हैं, हितों की अभिवृद्धि करते हैं, अपने हित को बताते हैं, हितों का समूहन करते हैं, बट नियम अधिनिर्णय नहीं करते, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन गलत है? ठीक है, देखो, वैश्विक कथन वैश्वीकरण संकीर्ण संस्कृति को बढ़ा, अब वैश्वीकरण संस्कृति संकीर्ण को कैसे बढ़ावा देगा? ये आप पढ़ के ही इसको छाट सकते हो, क्या गलत है ना। वैश्वीकरण यानी इस पूरे विश्व को एक मानना, तो वो संकीर्ण कैसे हो सकती है कि नहीं। तो नेक्स्ट है 24, निम्नलिखित में से किसने सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विद इन डिग्निटी लिखी? तो मीनू मसानी की बुक है, मीनू मसानी की है। नेक्स्ट है आपका, प्राकृतिक एवं परंपरागत असमानता के बीच किसने विभेद किया है? तो ये रूसो ने किया है। आगे है,
क्योटो प्रोटोकॉल कब, देखो बना कब था नहीं, कब लागू हुआ था, ठीक है। तो 2005 में लागू हुआ था और बना था 1997 में, ये ध्यान रखना। लागू पूछा जा रहा था 2005 और जब बना पूछा जाए तो 1997, ठीक है। और इससे जो पर्यावरण जितने भी प्रोटो कभी मतलब एक तो क्वेश्चन आना ही आना आपका पेपर वन में तो है, अगर आप यूजीसी नेट के स्टूडेंट हो। अगर आप पॉलिटिकल साइंस हायर किए हो तो यूजीसी नेट तो देना ही है आपको, तो उस पे पेपर फर्स्ट में भी आपको पर्यावरण से संबंधित पढ़ना और साथ में पॉलिटिकल साइंस में। और अब तो हर सब्जेक्ट में पर्यावरण से संबंधित आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि पर्यावरण आजकल हॉट मुद्दा हो गया है, ठीक है। तो उससे संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। या तो जीके में भी पढ़ोगे तब भी आपको मिलेंगे, अगर सब्जेक्ट है तो वो आते ही आते, एक से दो क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस में आएंगे और एक से दो क्वेश्चन मतलब उसमें भी आते हैं। उसमें तो हाँ, दो क्वेश्चन तो पक्का ही आ जाते हैं पेपर वन में। अगला है, तो जितने भी हो चुके हैं ना उसको बिल्कुल अपने उस पर चार्ट लगा के, अब जहाँ भी आपका स्टडी टेबल हो जहाँ भी पढ़ते हो तो लगा लेना, तो काफ़ी अच्छा होगा। मतलब डेट याद हो जाएगा। और मेन मेन उसका जो की पॉइंट है वो लिख के। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी बना दी गई? क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो ये 1946 में बना दी गई थी। अगला, विधिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसे सॉफ्ट लॉ कहा जाता है? सॉफ्ट लॉ, तो सॉफ्ट लॉ विकास का अधिकार है। पर्यावरण सॉफ्ट लॉ है, विकास का अधिकार। बाकी पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, निजता का अधिकार, ये सब हार्ड लॉ है, ठीक है, सॉफ्ट लॉ नहीं है। आगे है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। आगे है, निम्नलिखित तिथियों में किस तिथि को भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना? तो ये बना था 1 जनवरी 2019 को। ये उस समय का करंट समझो तो पूछा गया था, 1 जनवरी 2019 को। आगे है, हाँ, सांस्कृतिकरण शब्द किसने रचा था? तो ये रचे थे M.N. श्रीनिवासन। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आता, कौन कौन से वर्ड कॉइन किए थे, तो मैंने बहुत सारे क्लास में बहुत सारे बताए हैं। और मैंने जो मेरे पहले स्टूडेंट जो मेरे को फॉलो कर रहे होंगे पहले से, तो मैं उनको बता रखी हूँ कि आप एक शॉर्ट नोट्स की अपनी नोटबुक बनाओ, उसमें जितने भी है ना जो कॉइन किए हुए हैं, जो पहली बार इस शब्द को गढ़ा है, उनको एक जगह लिख लो, ताकि आपको लास्ट टाइम में रिवीजन में काफ़ी हेल्प होगा। क्योंकि हर वीडियो और हर कुछ याद नहीं रहता है, कुछ तो याद हो जाता है। जैसे अब मैं कई बार करा चुकी हूँ तो मुझे बहुत सारे याद हो गया, लेकिन अगर एक दो बार सुनने से याद नहीं होता है, ठीक है। तो आप उसको एक शॉर्ट नोट्स जो जहाँ बना रहे हो वहाँ पे आप लिख लो। राष्ट्रपति का द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये 123 में है। और वही राज्यपाल का आएगा, ये आया था तो नहीं, इसमें ऑप्शन है राज्यपाल का 213, ये आया है अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हुआ था एग्ज़ाम एमपी में, उसमें आया था। राज्यपाल के जो अध्यादेश जारी करने का है आर्टिकल, वो है 213 और राष्ट्रपति का 123। देखो, राष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में। देखो, वो निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर अनुच्छेद 102 के अंतर्गत किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकता है, ठीक है। आगे है, देखो अगर इस सब में क्वेश्चन में क्या होता है ना, अगर ये आपको नहीं भी पता था तो जो बाकी ऑप्शन था वो नहीं होगा उससे रिलेटेड, तब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। किसने लोक प्रशासन को राज्य के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंध की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो डी वाल्डो ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, संगठन में संचार प्रक्रिया का अनुक्रम है, ठीक है। संगठन में संचार प्रक्रिया का जो अनुक्रम है, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। संगठन में जो संचार प्रक्रिया अनुक्रम, ये संचार वाला जो टॉपिक है वो भी आपका, कम्युनिकेशन वाला वो भी आपका पेपर वन में भी है। तो इसमें क्या होता है, पहले प्रेषक होता है, ठीक है, फिर संकेतक, फिर संदेश होता है, फिर चैनल है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसने नेतृत्व के अधीनस्थों को लगन और विश्वास के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रबंधक की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? तो कुड्स और डोनेल, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ना ये भारत में पंचायत राज निकायों के लिए निर्वाचन किस संवैधानिक प्रावधान के अधीन कराए गए हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर बी 243 का के। मैंने ये शॉर्ट्स के थ्रू जितने भी पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल हैं वो मैंने डाल रखा। मेरे शॉर्ट्स को भी आप ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि मैं उसमें काफ़ी अच्छे कंटेंट डालती हूँ जिसको आप कई बार देखो, क्योंकि शॉर्ट्स तो में टाइम नहीं लगता है। फालतू को वीडियो देखने से अच्छा कि एजुकेशनल शॉर्ट्स देखो जो आप कई बार देखोगे तो आप याद हो जाएगा। तो मैंने काफ़ी सारे मतलब शॉर्ट्स में भी डाल रखे हैं फैक्ट, क्योंकि आजकल फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे एग्जाम में आते हैं, तो मैं बहुत सारे शॉर्ट्स के थ्रू आपको देने की कोशिश करती हूँ। टुवार्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुर्नो बुक पर्सपेक्टिव पुस्तक ये किसकी है? ये फ्रैंक मैरिनी की है। नेक्स्ट है 39 कौन सा संवैधानिक प्रावधान ग्राम सभा के, देखो इसी में दो क्वेश्चन पूछा है तो ग्राम सभा का 243 ए में है। जैसे 243 में बोला गया पंचायत होगा, 40 ए से स्टार्ट होता है कि ग्राम सभा का गठन, वैसे ही मतलब मैं दे रखी हूँ, आप उसको भी फॉलो करना, तो आप कई बार देखोगे तो सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे। कहीं पंचायत से भी एक से दो, जैसे उसकी जितने भी वो हुए हैं समितियां वो आ जाता है, फिर जो जो आर्टिकल उससे रिलेटेड आ जाता है, क्योंकि पंचायत टॉपिक से भी एक से दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आने ही आने हैं। तो वैसे ही देखो, पढ़ाई करो तो ऐसे देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते ही बनते हैं, तो उस टॉपिक को इतने अच्छे से कर लो कि उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की नीति मूल्यांकन उनके आधारभूत उद्देश्यों की प्राप्ति की सफलता के स्तर को निर्धारित करने पर बल देता है? तो ये कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन। आगे है निम्नलिखित में से कौन से दो सही हैं, ठीक है। तो कौन से दो सही हैं? तो इसका आंसर है आपका, देखो अगस्त कामते के अनुसार प्रेक्षण, प्रयोग और तुलना मुख्य विधियां हैं। ब्लेंसलरी के अनुसार दार्शनिक एवं ऐतिहासिक विधियां सही विधियां हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन से महिला की समानता से संबंधित तर्क है? ठीक है, महिला से संबंधित तर्क है। पुरुषों की तुलना महिलाओं को निम्नता समाज द्वारा बनाई गई है जो विधिक रूप से न्याय, मतलब समाज उसको निम्न बनाता है जबकि ऐसा है नहीं। दूसरा है मुक्त एवं समानता के सिद्धांत महिलाओं की स्थिति पर लागू न होना विरोधाभासी है। तो फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा हाँ, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही ढंग से सुमेलित है? जॉन रॉस समतावादी, प्लेटो आदर्शवादी, मैरी वॉस्टनक्रॉफ्ट कम्युनिस्ट साम्यवादी, कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? तो सबसे पहले तो ये तो होंगी ही नहीं, तो इनको भी काट दो, ये भी नहीं होगी, उल्टा दे दिया है ऊपर नीचे, ठीक है। तो पहला ये भी सही है और ये भी सही है, तो यानी फर्स्ट एंड सेकंड, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमनात्मक विधि को अंगीकार किए जाने से संबंधित निम्नलिखित कौन दो विकल्प सही है? तो ये हो जाएंगे ये मैं क्या देखो अब इसमें क्या है, मैंने प्लेटो बताया, प्लेटो निगमनात्मक है और अरस्तु अगमनात्मक है। ये मैंने प्लेटो और अरस्तु को भी बहुत अच्छे से करा रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा पॉलिटिकल थॉट वाला वीडियो, तो मैंने सारे थिंकर जितने भी यूजीसी नेट में सारा कवर करा रखा है, तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखें। तो प्लेटो बोलते हैं, प्लेटो का है निगमनात्मक, तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो जैसे ही आप फर्स्ट एलिमिनेट करोगे तो ये तीनों खत्म हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। तो बहुत ही आसान, अगर नहीं भी आता तब भी ये कर लेते हैं, प्लेटो के अधिकार की तुलना कौन सही है? तो देखो ऑप्शन क्या है इसका, ए, ठीक है देखते हैं।
कौन सही है ना। तो प्लेटो अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल देते हैं। हाँ, उनका आदर्श राज केवल एक विचार था ना कि हाँ, तो ये आदर्शवादी थे वो विचार, ऐसा होना चाहिए, ऐसा है नहीं। जैसे जब अरस्तु आते तो वो यथार्थवादी हो जाते, और प्लेटो है पूरे तरह वो नारीवादी नहीं थे। नहीं, वो नारीवादी थे, जैसे अरस्तु बिल्कुल नारीवादी नहीं थे, लेकिन प्लेटो ने नारी को भी शिक्षा का अधिकार दिया था, ठीक है, लेकिन अरस्तु ने नहीं दिया था। अगर अरस्तु इस जगह होते तो नारीवादी नहीं थे तो ये नहीं होता, वो नारीवादी नहीं थे। उसने वर्ग राज्य की बात की तो नहीं, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है, निम्नलिखित में से कौन लेखक इटली से थे। तो ये थे ये परेटो और मोस्का थे। तो जो अभिजनवादी विचारक है ना, उनको आप ये भी पता रखना कि कहाँ कहाँ से थे। अगनासुद किससे संबंधित है, तो ये है आपका जीवन की उत्पत्ति और समाज व्यवस्था में जाति की उत्पत्ति, ठीक है, और फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मनोहर लोहिया किसके विरोधी थे। तो देखो पूंजीवाद समय, उसमें 1 2 3 होगा ना, देख लेना 48 का। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड के विरोधी हैं, ये देखा, पूंजीवाद के विरोधी ही होंगे और साम्यवाद के, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड के विरोधी हैं, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन अभिकथन सही है। सही है, ठीक है। तो इसका है आपका देखो, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जैसे राज्य, ठीक है, दूसरा भी सही है, तीसरा नहीं सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त की संस्तुति के आधार पर उन्हें राष्ट्रपति से द्वारा हटाया जाता है, ये नहीं है, बाकी ये सही है। 1 2 सॉरी 1 3 ये, सॉरी 1 3 और 4 सही है, ये सही नहीं, ये सही है और ये सही है, ये सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन कल्याणकारी राज्य की परिभाषा के बारे में सही है। तो यह एक ऐसा राज्य होगा जो अपने शारीरिक और विस्तार कल्याणकारी राज्य के बारे में सही है। तो ये सारा कुछ सही है, देख लेते हैं, ठीक है। देखो, कल्याणकारी राज्य निजी क्षेत्र के उत्प्रेरक को हटाए बिना जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर की गारंटी देते हैं। कल्याणकारी राज्य किसी भी प्रकार के मनोविजित और प्रगतिशील समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करता है। यह एक और साम्यवाद एवं दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के बीच समझौता है। यह एक ऐसा राज्य होता है जो अपने नागरिकों को विस्तृत स्तर पर सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराता है, ठीक है। आगे है, विश्व व्यापार संगठन के संबंध में निम्नलिखित में कौन से दो कथन सही हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। और दूसरा है, ये देखो, ये गलत, दूसरा तो पहले ही गलत हो जाएगा क्योंकि ये 96 नहीं 95 में हुआ था, ठीक है। और तीसरा सही है, इसका मुख्यालय जेनेवा में, ये नहीं सही है, तो दो ही सही था। तो ये मुख्यालय भी है, आई थिंक आपको पता ही होगा। और ये तो 95 में, देखो हाँ, इसलिए बहुत नियर बाई, अगर ध्यान से ना पढ़ो तो लगेगा अरे ये भी तो 95 में है ना, WTO। आगे है, निम्नलिखित में कौन दो अभिकथन विकास के अधिकार से संबंधित है। ये आपको DSSB PGT के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, उसमें अभिकथन दे दिया जाता है क्योंकि टाइम लिमिट तो काफ़ी कम होता है वहाँ पे, बट क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर की बात बता रही हूँ मैं, प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन आते थे उनकी, तो इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन आप देखे होंगे। ये कथन दे देता है, इनमें से कौन सा सही है, दो दे देगा, दो भी कथन दे देगा, दोनों सही है या एक सही है या एक नहीं सही है, इस तरीके के काफ़ी आते हैं। तो इसमें पहला दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दो कथन कश्मीर को लेकर भारत पाक संबंधों के बारे में सही है। देखो, सुरक्षा परिषद अनुसार पहली बार जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा, ठीक है। बीजेपी सरकार प्रवेश में 2004 में इस्लामाबाद में एक शिखर, ठीक है, तो ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 2 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ ये वाला देखो, 5 हथेलियों वाला सिद्धांत
तो ये इसमें हो जाएगा आपका, देखो, भूटान, नेपाल, अरुणाचल, सिक्किम, लद्दाख। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, राज्यसभा के गठन से संबंधित निम्न कौन सा कथन सही है? सही है, ठीक है। इतना अनाधिकृत सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा पांडुचेरी प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। संविधान की तीसरे अनुच्छेद राज्यसभा सीटों का आवंटन है, तो इसका इसे तीसरी नहीं चौथी होगा ना, तो पहला, दूसरा और तीसरा। चौथी अनुसूची में है, ठीक है, तीसरी में नहीं। आगे है, दिया भी होगा, देखो। आगे है, क्या है, निम्नलिखित में किस आधार पर न्यायपालिका द्वारा उत्प्रेषण याचिका जारी की जा सकती है? तो है, पहला है क्षेत्राधिकार की कमी, क्षेत्राधिकार की अधिकता, इससे। आगे है आपका, हाँ, भारतीय संविधान में उद्देशिका के संबंध निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार अभिव्यक्ति। मैंने काफ़ी अच्छे से जो एग्जाम पॉइंटर से है कंप्लीट रिवीजन करा रही हूँ, उसको जरूर आप फॉलो करना। कम टाइम में आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। हर जो क्लास है वो 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट का क्लास गया है, तो आप उससे देखोगे तो कंप्लीट, मतलब हर दिन आप एक बार भी देखोगे, 1 से 2, मतलब वीडियो को तो 2 बार तो जरूर देखना पड़ेगा, 2 से 3 बार, तो आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएगा। तो ज़रूर उसको फॉलो करना, आप किसी भी स्टेट से हो, बट वो काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। ऐसे भी जीके के लिए भी, अगर आपका सिर्फ पॉलिटिकल साइंस नहीं है, अगर जीके के भी स्टूडेंट हो, मतलब आपका जीएस तो हर एग्ज़ाम में आता ही है, तो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा वो। तो ये हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव हैं। तो विदेशी निवेश, बढ़ावा हुआ उत्पादन, बढ़ी बेरोजगारी क्यों होगा? जब उदारीकरण होगा तो बढ़ी हुई बेरोजगारी क्यों होगी? उसमें ज़्यादा कंपनी आएंगी, ज़्यादा वो होगा तो रोजगार बढ़ेगा ना, बेरोजगारी तो नहीं। मेरे तो अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन था कोई। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्स। हाँ, रिक्स वाला भी टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे भी ये क्वेश्चन आना है। रिक्स का फोइज मॉडल किस पर आधारित है? तो ये है आपका कृषि पर, फिर है राज्य परिवार का प्रभुत्व, और वस्तु विनिमय पर आधारित आर्थिक व्यवस्था। क्या है? समाज में उपलब्ध मूल्य। नहीं, इस पे नहीं है, ठीक है। नव लोक प्रशासन प्रबंध के निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं? ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है आपका, भारत के लेखा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसके आधार पर मूल्यांकन अध्ययन कर सकते हैं? ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन है आपका 1, 2 और 3। देखो, स्वयं की पहल, वित्तीय समिति के अनुरोध पर, और फिर है व्यवस्थापिका के निर्देश पर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लोक नीति की सार्थकता के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो लोक नीति की सार्थकता के विषय में, तो इसका है जाएगा आपका 1, 2 और 4। देखते हैं 1, 2, 4 में क्या है। हाँ, देखो, लोक नीति सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है, ठीक है। लोक नीति राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत हितों की से और सार्वजनिक समस्याओं का समाधान। तो व्यक्तिगत हित नहीं होगा, सार्वजनिक हित होगा, ठीक है। तो और ये भी हो जाएगा, ठीक है। वहाँ सार्वजनिक होता तो होता, व्यक्तिगत हित नहीं ना, जब लोक नीति सबके लिए होता ना। आगे है, संविधान का 73वें संशोधन राज्य पंचायतों को निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है? तो ये आपका हो जाएगा 1, 2 और 3। विकेंद्रीकृत नियोजन नहीं, बाकी ये समाधान, दर्जा, वित्तीय स्वायत्ता, ग्रामीण आबादियों के वंचित वर्गों का सशक्तिकरण। 60 आगे है,
ठीक है, आगे आपका है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय जल नीति 2012 की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसकी प्रमुख विशेषता सारा थी, एक बार पढ़ लो आप। देखो, जल विनिमय प्राधिकरण की स्थापना, जल पुनर्चक्रण पुनर्योग प्रोत्साहन, जल संसाधन परियोजना में रखरखाव, सामुदायिक भागीदारी, जल उपयोगिता एसोसिएशन को वैधानिक शक्तियों प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 2000 निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, ये बहुत ही मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जैसे ही ना ये पढ़ के ही ना आसानी से दे सकते हो, ये बहुत लंबा है, आप पढ़ लेना। देखो, यही वाला कार्ड है, 5 से 23 वर्ष की आयु के बीच बच्चों की मृत्यु। अब 23 साल के तो बच्चे 4 तो पहले ही एलिमिनेट कर दो, बाकी सब हो जाता। ठीक है, बहुत मतलब बचकाना जैसे नहीं क्वेश्चन बोलते हुए ऐसा ऑप्शन जो था। आगे है अलगाव, हाँ, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लो। देखो, मार्क्स का अलगाववाद, इकोनॉमिक एंड द फिलोसफी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट में दिया गया है। अलगाववाद और वसतीकरण जॉर्ज लुकास का है। संबंधन समकालीन एरिक फॉर्म का है। एक आयामी व्यक्ति विकसित औद्योगिक समाज की विचारधारा, यह हर्बर्ट मार्क्यूज का। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। रुको, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, मोहम्मद इकबाल, जियाउद्दीन वर्णी। ठीक है, तो देखो, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, मोहम्मद इकबाल, जियाउद्दीन वर्णी। देखो, जयप्रकाश नारायण वाई सोशलिज्म, राम मनोहर लोहिया सॉल्ट टैक्सेशन इन इंडिया, मोहम्मद इकबाल द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजन्स थॉट इन इस्लाम, जियाउद्दीन वर्णी फतवा ए जहांदारी। ठीक है, ये भी अच्छा है, ये भी आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका, हाँ, अब ये बुक्स है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जो अच्छा क्वेश्चन है उसको तो आप नोट डाउन कर लो, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, ये मेरी अर्सन क्लब का हमने पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका, उसका फुल नेम पूछा था। फिर एक ग्रामसी का द प्रिजन नोटबुक, फ्रेंच फेनन का द रेस्ट ऑफ द अर्थ, ये कई बार एग्जाम में यूजीसी नेट में इनके बुक ये पूछी गई। और रॉल्स की है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, तो ये भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है, अब ये है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आया हो, मतलब ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। मनोविज्ञान विचारधारा डेनियल लर्नर है, मानकीय है महात्मा गांधी है, संरचनात्मक सबको पता है, ग्रेविल ऑलमेंट का औद्योगिकीय विचारधारा डेविड एबलर का। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं इतना ही क्वेश्चन कराती हूँ। कितना हो गया, 16। चलो एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, 77। ठीक है, बाकी जो बचेगा 25 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करा। आतंकवाद से संबंधित जो है वो ये वाला, रुको इसका सही देख लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रुक जाओ, देखो, बेईमानों के लिए अपराध कतिपय अन्य कृतियों संबंधी कन्वेंशन टोक्यो में 63 में हुआ था। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था उस समय, मतलब समझो ये एक एक चीज़ लोगों को नहीं पता है। आतंकवाद वित्त पोषण था 99 में। आतंकवादी गोलाबारी निरोध है 97 में। नागर विमान की सुरक्षा विरुद्ध 71 में। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 70 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्लास में जो इससे रेस्ट क्वेश्चन बचे वो मैं करा दूंगी। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जो भी आपके नियर एंड डियर होंगे, जो भी प्रिपरेशन करने वाले होंगे। तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ेंगे फ्रेंड्स, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग।